हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर है और आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, डन 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 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की या चैप्टर की, बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। नाम से ही पता चल रहा होगा हम किस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। हल्का सा हिंट दिया था मैंने आपको कैपिटल गेन में, ठीक है, भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ पर नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ें तो यहाँ दो चीजें समझ में आ रही होंगी। पहला आ रहा होगा शेयर्स, दूसरा होगा सिक्योरिटी। शेयर्स को फिर से हम दो पार्ट में ले सकते हैं। एक है आपका डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अगर हम कहें कि ये सारी चीजें, ये दोनों कवर होते हैं सेक्शन 46A के हिसाब से, और ये टॉपिक आपका कवर होता है सेक्शन 115 QA, QB एंड QC के हिसाब से। यानी हम लोग जो आज स्टडी करने वाले हैं, इन टोटालिटी दीज थिंग्स विल डू द स्टडी। ओके, अब एक एक करके बोलूं। ये दो चीजों को कवर करेगा, फिर से मैंने कहा, फिर से ये दो चीजों को कवर करेगा। इन द हैंड्स ऑफ होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर या शेयर होल्डर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, and in the hands of the company और डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऐसा कहा गया कि अगर ये वाला हिसाब किताब है तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 46A। जैसा आपने कैपिटल गेन पढ़ा है, दैट्स इट, नो इम्पैक्ट, कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में। दैट्स इट, सो सिंपल, खत्म। टॉपिक यहीं से स्टार्ट और टॉपिक यहीं पर खत्म। ये वाला हिसाब किताब पढ़ा जाए, देखा जाए। एनी कंसिडरेशन received by a holder of specified security from any company on purchase of its specified security is chargeable to tax in the hands of the holder of specified security, chargeable to tax in the hands of the holder। that's it, हो गया, डन। तो अब टैक्सेबिलिटी की बात आएगी। भाई टैक्सेबिलिटी क्या होगी इसमें? कहा गया जैसा आपने कैपिटल गेन में पढ़ा, वी आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट हेयर। जैसे आप वहां शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करते थे, सेम वही चीजें रहेंगी। और कैलकुलेशन कैपिटल गेन का कैसे होगा? डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड, दैट्स इट, शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर। हो गया। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48। हमने अभी अभी आपको बताया, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें, दैट्स इट, हो गया। सिक्योरिटी का मतलब वही है जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं, जिसके लिए बात करने बैठे, अदरवाइज सेक्शन 46 ए तो ऑलरेडी कैपिटल गेन के बारे में बोलता ही था। यह है सेक्शन 115 क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। यह है आपका, ये बताता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी, ये आप क्लियर हो रहा होगा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है तो उस पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सर हर चीज दो पार्ट में ही टूटती है, क्या करें?
ज्यादा समझ में आता है? यहां पर आप दो पार्ट लिख सकते हैं। इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, या आप कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी, मैं लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, और इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर के हैंड्स में ये एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034A। हो गया, काम खत्म, शेयर होल्डर का हिसाब किताब डन डना डन डन। कुछ भी नहीं बचा भाई, केवल एक लाइन को छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही प्रोविजन था। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। कंपनी के हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी अराइज होगी? कंपनी शैल पे 20% प्लस सरचार्ज 12% प्लस HEC 4%। ये टैक्सेबिलिटी होगी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस वैल्यू पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी? भाई ऐसी कौन सी इनकम होगी जिस पर ये टैक्सेबिलिटी अराइज होगी? खास बात ये है, जो भी टैक्स रेट ये निकलेगा ना, इसका पहली चीज नो डिडक्शन एंड नो क्रेडिट। कंपनी इस पेड टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं ले सकती कि हमने टैक्स का पेमेंट किया है ना। दिस इज फुल एंड फाइनल टैक्स पेड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, दैट्स इट। और ना तो कंपनी इसका कोई डिडक्शन ले सकती है। होप सो क्लियर है। एक ही प्रॉब्लम बची, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वन चैप्टर, एंड दैट इज द वैल्यू on which the tax is to be charged as at the rate of 20% plus 12% surcharge plus 4% HEC। ये कौन सी वैल्यू होगी? वैल्यू होगी भाई जितना कंपनी ने एक तरह से अमाउंट का बेनिफिट दिया है, अमाउंट रिसीट बाय कंपनी माइनस अमाउंट रिसीट बाय शेयर होल्डर। सो सिंपल, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले होना चाहिए अमाउंट रिसीट बाय शेयर होल्डर माइनस अमाउंट रिसीट बाय द कंपनी। कंपनी ने कम पैसा लिया, ज्यादा दिया वापस, बायबैक करते समय ज्यादा पेमेंट दिया, आप उल्टा लिख देंगे यहां पर अमाउंट रिसीट बाय शेयर होल्डर माइनस अमाउंट रिसीट बाय कंपनी। ये वो वैल्यू है जिस पर आपका ये टैक्स लगेगा 20% प्लस 12% प्लस 4% सरचार्ज वगैरह मिलाकर। कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 23.296। ये कंपनी के हाथ में, और इस अमाउंट का पेमेंट कंपनी को बायबैक का पेमेंट करने के बाद 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ दिस वन अमाउंट ऑफ बायबैक टू द शेयर होल्डर, द कंपनी इज नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स इन द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स इट। और इसको एक बार पेमेंट कर दिया जाए तो ये फाइनल पेमेंट होता है, इसका कोई डिडक्शन और कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। शेयर होल्डर के हाथ में ये ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034A, उसके बारे में ये मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट। ईच एंड एवरी प्रोविजन इज डन नाउ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है मिस्टर एक्स होल्ड्स, ढंग से सुनेंगे, मिस्टर एक्स होल्ड्स 25% शेयर इन वाई लिमिटेड, 1000 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड 100 रुपीज के हिसाब से बाय किया है। वाई ने 1000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से बाय किए, यानी 1 लाख। अच्छा, एक्स ने, मिस्टर एक्स ये शेयर होल्डर है, और वाई लिमिटेड ने कहा हम आपके इसमें से 600 शेयर होल्ड 600 शेयर्स 350 के हिसाब से बायबैक करने को तैयार है। अब जरा देखो, 600 शेयर 350 के हिसाब से कंपनी बायबैक करेगी, और 600 शेयर्स कंपनी को पेमेंट मिला था 100 के हिसाब से। बात खत्म, हो गया खत्म।
जो भी डिफरेंस आएगा ये कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा 23.296% के हिसाब से, बताया ना। शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034A। दैट्स इट, डन डना डन डन। क्या बचा है इसमें? कुछ नहीं। QB कहता है कि अगर कंपनी टैक्स पेमेंट ना करे गवर्नमेंट को तो इस पर टैक्स इंटरेस्ट लग जाता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। दैट्स इट, सो सिंपल। नॉर्मली यही होता है। अगर कंपनी इस टैक्स का पेमेंट नहीं करती तो वो या उसका प्रिंसिपल ऑफिसर एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और एसएससी इन डिफॉल्ट के सारे प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। नो क्रेडिट और डिडक्शन मैंने बता दिया। सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एक कंपनी है, मैंने कहा ये कंपनी है, उसने बायबैक किया। इस कंपनी ने बायबैक किया है 10,000 शेयर्स, 10 रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपीज, बायबैक वैल्यू। These shares are held by shareholders 2,500 who have subscribed to these shares on 1/1/12 each by paying a premium of 20 per share. तो 20 रुपीज प्रीमियम पर था। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी बात करते हैं। दो लोगों के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ये हम कहेंगे ये है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। ये है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115QA। अच्छा, कितने पर टैक्स लगेगा? शेयर होल्डर को मिला है 10,000 शेयर इंटू 100, माइनस कंपनी को मिला था 10,000 शेयर्स इंटू 30, 20 रुपए प्रीमियम के साथ। टोटल मिलाकर 10,000 इंटू 70 हो जाएगा 7 लाख। और टैक्स पेबल बाय कंपनी 7 लाख का 23.296%। जो भी आएगा ये आपका आंसर है। दैट्स इट, दिस इज फुल एंड फाइनल। सारी चीजें हो गई। कितने बहुत टफ टॉपिक था। हमें लगता है ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक था। नहीं सर, कोई टफ टॉपिक नहीं था, बहुत आसान था ना। 7 लाख का 23.296%, ठीक है ना। बाकी चीजें बता दी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। A company issued 10 lakhs unlisted equity share at the face value 10. The company buy back these equity shares on 1/1/21/12। अच्छा, अब बताओ 2 रुपए फायदा मिला शेयर होल्डर को। कितने शेयर्स थे? 10 लाख। तो 10 लाख शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को 20 लैक्स पर टैक्स देना पड़ेगा एज एट द रेट ऑफ 23.296%। दैट्स इट, दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इश्यू करती है इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, 10 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने 10 लैक्स 4 शेयर होल्डर को दिया था 10 के हिसाब से, इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। 2 केस में प्रीमियम है, 2 केस में प्रीमियम नहीं है। अब कहता है इफ कंपनी बायबैक, केस नंबर 1 लाख शेयर 50 के हिसाब से। अच्छा, हो गया। अगर केस 1 के हिसाब से 1 लाख शेयर सबका बायबैक किया जाए 10 लाख में से, और वो भी 50 रुपीज के हिसाब से,
तो इनको दिया गया था 50 रुपए दिया जा रहा है, लिया गया 10, तो 40 इंटू 1 लाख शेयर्स पर, और इनसे लिया गया था 10, 40 रुपए 1 लाख शेयर्स पर, 50 रुपए दिया जा रहा है, 50 is going to paid by the company as a buyback amount, while at the time of issuing the shares the company has received only rupees 30. It means the company is giving the benefit of rupees 20 on 1 lakh shares. In the same way here in the last case, now we can find out our result on what amount the company is needed to make the payment of tax as at the rate of 23.296 under section 115 QA. So here it is 40 lakh, 40 lakh, 20 lakh and 20 lakh. तो 120 lakh ये कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, आ गया। नहीं बहुत टफ था क्या? नहीं सर बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसान था टॉपिक ये तो। अच्छा जी आगे बढ़े। कहता है अगर कंपनी ने इन 10 रुपए की फेस वैल्यू को रिड्यूस करके 8 रुपए कर दिया था और उसके बाद 5 रुपए पेमेंट किया था, मींस कंपनी ने कहा भाई आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी, शेयर होल्डर ने कहा 10, कंपनी ने कहा हम आपके शेयर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं 2 रुपए से, नाउ इट इज टू बी रिड्यूस्ड एट ₹8। नाउ अगेंस्ट द रिडक्शन वी विल पे ₹5 टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर। कंपनी ने 5 रुपए वापस कर दिया 2 रुपए रिडक्शन के लिए। अरे 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 ये तो डीम्ड डिविडेंड है। डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत ही तसल्ली के साथ बताया था, 222D, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। if something is paid by the company to the shareholder against the reduction of share capital and this is not the case of the reconstruction, then in that case it shall be treated as a deemed dividend to the extent of accumulated profits whether capitalized or not. We have already discussed in our first chapter as well as at the time of chapter dividend taxation of dividend, उसमें भी हम लोगों ने देखा था। फिलहाल उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। डिम्ड डिविडेंड मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, भूले नहीं होंगे आप। तो यहां पर अगर डिम्ड डिविडेंड है तो ये इन द हैंड्स ऑफ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होता है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होता है, यानी इस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है, इस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है। अच्छा अब यहां पर कंपनी ने चूंकि 222D के प्रोविजंस को फॉलो किया, इसका मतलब टैक्स लग चुका है, इसका मतलब कंपनी ने 5 रुपए वापस कर दिया है, कंपनी ने 5 रुपए वापस कर दिया है। यहां पर अब जब 115 QA की बात आएगी, बाई बैक की बात आएगी ना, तो मैंने कहा किस वैल्यू पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, वो जो अमाउंट रिसीट बाय शेयर होल्डर एज बायबैक माइनस अमाउंट रिसीट बाय कंपनी। अच्छा मैंने ये शॉर्टकट बताया आपको। अब यहां पर कंपनी को मिला कितना था, सिचुएशन 1 की बात करें, कंपनी को 10 10 30 और 30 मिला था, हाँ या ना, 4 शेयर होल्डर थे, कंपनी को यहां 10 10 और 30 और 30 मिला था, लेकिन कंपनी को मिला इतना था लेकिन कंपनी ने वापस भी तो कर दिया भाई साहब, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कंपनी को कम मिला और इस पर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है 5 रुपए पर। अच्छा बायबैक का कितना है अमाउंट, जरा उसकी बात करते हैं। 1 लाख पर कंपनी कितना दे रही है, कंपनी 1,50,000 के हिसाब से दे रही है, तो 50 के हिसाब से कंपनी दे रही है, तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर पर इतना फायदा मिल रहा है, तो 1 लाख शेयर्स पर कितना फायदा मिला। इन ईच केस ABCD 4 शेयर होल्डर है, अरे बोलो ना, लेकिन ये टैक्सेबल किसके हाथ में होंगे, 45 लाख,
45 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख, ये हो जाएगा 1,40,00,000 टैक्सेबल as at the rate of 23.296% in the hands of company and exempt under section 1034A in the hands of shareholder. तो क्या सारी चीजें हो गई आपकी, पूरा का पूरा चैप्टर डन डना डन डन हो गया। मैंने कहा था ना छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का जी। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।